हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामयिक विमर्श के इस श्रृंखला में पॉलिटी का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो आर्टिकल 371 से रिलेटेड है। आर्टिकल 371 संविधान का आर्टिकल 371 कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस प्रदान करता है और कुछ राज्य निरंतर स्वयं को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते रहे हैं। अभी हाल ही में आपने यह देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने इस बात की डिमांड की है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस उनके स्टेट को प्रदान किया जाए। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 371 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विशेष राज्य का दर्जा है क्या, स्पेशल स्टेटस है क्या, क्यों दिया जाता है यह स्पेशल स्टेटस, इस स्पेशल स्टेटस का महत्व क्या होता है। इन सारी बातों के विषय में हमें जानना होता है। प्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पार्ट से पूछे गए हैं, प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पार्ट से रिलेटेड। मेन एग्जामिनेशन में भी अगर कोई चेंजेस आते हैं इस पार्ट को लेकर के, आर्टिकल 371 को लेकर के कोई चेंजेस आते हैं तो मेन एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रहती है, बन जाती है। तो हम लोग इसी संदर्भ में स्पेशल स्टेटस की चर्चा करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न और है जो आपके टॉपिक में विजिबल हो रहा होगा। हमने लिखा राज्यों का विशेष दर्जा या विशेष श्रेणी का दर्जा। राज्यों का विशेष दर्जा या विशेष श्रेणी का दर्जा, हमने दो नाम दिया। तो कुछ वर्षों से कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा भी दिया जाता रहा है, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता रहा है। लेकिन ये जो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है ये स्पेशल स्टेटस से भिन्न है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस तो आर्टिकल 371 दिलाता है, संविधान का अनुच्छेद 371 दिलाता है किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, विशेष श्रेणी का दर्जा, यह संविधान के अंतर्गत नहीं दिया जाता। विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की परंपरा राजनीतिक रही है, हालांकि अब समाप्त हो चुकी है। 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। 14th फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद सरकार ने इसे विड्रॉ कर लिया, इसे समाप्त कर लिया। लेकिन पॉलिटिकली ये काफ़ी समय तक प्रचलन में रहा, लागू रहा और 1969 से लेकर के और 2014 तक यह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रचलन रहा। जहां तक बात जम्मू कश्मीर की आज के संदर्भ में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को संघ सरकार ने विधेयक प्रस्तुत किया और उस विधेयक को पारित करने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। संसद के द्वारा इस अधिनियम को पारित करने के बाद जम्मू कश्मीर की जो पुरानी स्थिति थी, जो आर्टिकल 371 में दी गई थी, वो स्थिति बदल गई। इसके पहले 2019 के पहले जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस भी था और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी था। स्पेशल स्टेटस इसलिए था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के विषय में वर्णन किया गया था, अनुच्छेद 370 में। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इसलिए था क्योंकि जो पॉलिटिकल डिसीजन लिए गए थे उन पॉलिटिकल डिसीजन में भी जम्मू कश्मीर को मान्यता दे दी गई थी, दर्जा दे दिया गया था। इसलिए जम्मू कश्मीर के पास ये दोनों प्रकार के स्टेटस थे। लेकिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया तो इस एक्ट को पारित करके जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो समाप्त कर दिया गया। हालांकि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, लेकिन उसे मॉडिफाई कर दिया गया, उसे डाइल्यूट कर दिया गया, उसका प्रभाव कम हो गया और जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो
डाइल्यूट हो गया, डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। और दूसरी ओर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की परंपरा थी, राजनीतिक रूप से विकसित की गई थी, इस परंपरा को 14th फाइनेंस कमीशन के सिफारिश के आधार पर विड्रॉ कर लिया गया। तो अब जम्मू कश्मीर के पास दोनों में से कोई स्टेटस नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजनीति अब इस बात की मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब चूंकि 370 को वापस लाना इतनी आसानी से संभव नहीं है, इसलिए 371 के अंतर्गत एक नई डिमांड उत्पन्न हो गई है कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। हमारी चर्चा यहां पर इसी बात पर केंद्रित होगी कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या प्रभाव होता है स्पेशल स्टेटस का, और इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस शुरू किया गया था अब खत्म कर दिया गया, उस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को शुरू करने के पीछे क्या मंतव्य था और अब क्यों खत्म कर दिया गया, उसके पीछे क्या तर्क है। क्योंकि कुछ राज्य इस बात की डिमांड करते हैं कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को शुरू किया जाए, फिर से शुरू किया जाए। आंध्र प्रदेश काफ़ी दिनों तक इस बात की डिमांड को लेकर के अड़ा रहा। बिहार, ओडिशा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये सब ऐसे स्टेट हैं जो स्पेशल कैटेगरी के दर्जा को दिए जाने की मांग करते रहे हैं कि उन्हें भी विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। तो राज्यों के द्वारा इस प्रकार की मांग की जाती रही है। हालांकि अब समाप्त हो चुका है ये दर्जा, पॉलिटिकल डिसीजन था पहले शुरू करने का और अब पॉलिटिकल डिसीजन है कि इसे विड्रॉ कर लिया गया। हालांकि फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर शुरू किया गया था, फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर विड्रॉ कर लिया गया। तो अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या फिर से शुरू किया जाना चाहिए, या जैसा कि इस दर्जे को रिमूव कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ये स्थिति बनी रहनी चाहिए। हमारी चर्चा इन बातों पर भी केंद्रित होगी। तो प्री से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे, जहां तथ्यों की आवश्यकता होगी, जो प्री के एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं, हम लोग उनकी भी चर्चा करेंगे। और मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एनालिसिस की आवश्यकता होती है इस पार्ट को लेकर के, हम लोग उस एनालिसिस के पार्ट को भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा आज के टॉपिक में, जिस टॉपिक को हम लोगों ने आज कवर करने के लिए लिया है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और आर्टिकल 371 की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में पार्ट 21 शामिल किया गया है, भाग 21 शामिल किया गया, पार्ट 21 शामिल किया गया है। मैं थोड़ा लिखूंगा कम आज, क्योंकि लिखने थोड़ा सा थंब में चोट है हल्की सी, तो इस वजह से कम लिखेंगे, लेकिन फिलहाल जो आवश्यक चीज़ें हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे पूरी। तो पार्ट 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्या कहता है पार्ट 21? अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधानों का वर्णन करता है। ये आर्टिकल 369 से लेकर के और आर्टिकल 392 तक प्रावधानों का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का भाग 21, भाग 21, आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392 तक के प्रावधानों का वर्णन करता है। इन प्रावधानों में कुछ राज्यों के बारे में स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। जिन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है उन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 371 के विभिन्न क्लॉज में किए गए हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि पार्ट 21 की जो हेडिंग है वह है अस्थायी, टेम्पररी, संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल प्रावधान, प्रोविजन। अर्थात पार्ट 21 में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, जितने भी प्रावधान वर्णित किए गए हैं, वो सब अस्थायी हैं, टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के परमानेंट फीचर नहीं है, टेम्पररी हैं। और अगर कोई संक्रमण की स्थिति है, अगर कोई ट्रांजिशन की स्थिति है, किसी स्टेट में है, संघीय स्तर पर है, तो ट्रांजिशन की स्थिति से निपटने के लिए ऐसे प्रावधानों की रचना की जाती है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 369 से 392 के बीच ऐसे प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्या पर्पस था ऐसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल थे, एक आर्टिकल 370 था और एक आर्टिकल 371 था। क्या रूप था इन दोनों आर्टिकल का, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि आर्टिकल 370 या 371 को शामिल करने के पीछे क्या भाव था, क्या उद्देश्य था, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आर्टिकल 370 या 371 के कुछ क्लॉज में राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का दर्जा दिया गया है, विशेष प्रावधानों की चर्चा की गई है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। पहली बात कि भारत के सभी राज्य विकास की अवस्था में एक जैसे नहीं हैं, अनेक राज्य अत्यंत पिछड़े हैं। तो उन पिछड़े राज्यों के लिए इस प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है कि वे अपने ही संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग शुरू कर सकें। केंद्र उनकी मदद नहीं करने जा रहा है, इसके अंतर्गत केंद्र इनकी मदद नहीं करने जा रहा है, लेकिन केंद्र राज्यों को यह अपॉर्चुनिटी दे रहा है, राज्यों को यह अधिकार दे रहा है कि राज्यों के लिए संविधान के भाग 6 में जो प्रावधान वर्णित किए गए हैं, उन भाग 6 के प्रावधानों से अलग कुछ अन्य प्रावधान भी राज्यों के लिए निर्मित किए जा सकते हैं, जिससे कि वे अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें, अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काम कर सकें। पहली बात। दूसरी बात, कुछ राज्यों में जनजातियां निवास करती हैं, इसलिए जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के सांस्कृतिक हितों को संरक्षण देना जरूरी है, जनजातियों के हितों को संरक्षण देना जरूरी है। इसलिए जनजातियों के हितों को संरक्षण देने के लिए यह प्रयास किया गया। जनजातियों के आर्थिक हितों को संरक्षण देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। साथ ही साथ स्वतंत्रता के पश्चात कुछ वर्षों तक कुछ राज्य ऐसे रहे जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। आज भी देश के अनेक भाग हैं जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अनेक प्रकार के चैलेंजेस हैं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत हुई, विशेष प्रावधान करने की जरूरत हुई, और ऐसे विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता हुई जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लिया जाए, और ऐसे निर्णयों को राजनीतिक विद्वेषवश या राजनीतिक आधारों पर न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, जिससे कि कानून व्यवस्था के लिए बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके। ऐसे प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता हुई। और जो स्थानीय लोग रह रहे हैं वहां पर कुछ ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जिन पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के हितों को संरक्षण देना आवश्यक समझा गया। ये स्थानीय लोगों के हितों को संरक्षण देने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। ये आवश्यकताएं थी, ये नीड थी, ये रिक्वायरमेंट थी, और इन्हीं रिक्वायरमेंट के अधीन, इन्हीं आवश्यकताओं के अधीन संविधान में स्पेशल स्टेटस के प्रावधानों की रचना की गई। ये राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस रचे जाएंगे और राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस रचे गए। कैसे रचे गए? ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल थे इस प्रकार के स्पेशल स्टेटस के लिए। एक आर्टिकल 370 था, एक आर्टिकल 370 था। इस आर्टिकल 370 में यह प्रावधान किया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए व्यवस्था अलग से की जाएगी। तो इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत विशेष प्रकार के प्रावधान रचे गए, और उन प्रावधानों के कारण जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। इसके लिए जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की रचना की गई। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से
जम्मू कश्मीर का अपना जो शासन है, अपनी व्यवस्था, वो अलग तरीके से चलती रही और बहुत दिनों तक जम्मू कश्मीर के ये प्रावधान प्रचलन में रहे, ये आप जानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 370 के अंतर्गत, वो 2019 में ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया। टू 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया 2019 में, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लिए यह व्यवस्था कर दी गई कि अब आर्टिकल 370 के जो प्रावधान थे, जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होते थे, जिनके माध्यम से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, अब जम्मू कश्मीर वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय नहीं करेगा। तो एक तो ये प्रावधान थे। दूसरे, आर्टिकल 370 को शामिल किया, 371, आर्टिकल 371 को जोड़ा गया था। आर्टिकल 371 ये कहा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट बी के स्टेट थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट बी स्टेट्स, जिसमें सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, विंध्य भारत, पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स एसोसिएशन, त्रावणकोर, कोचीन, इस प्रकार के 9 स्टेट्स थे, 9 स्टेट्स थे। और इन 9 स्टेट्स के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, और ये सारे प्रावधान राष्ट्रपति के संरक्षण में किए गए थे कि इन राज्यों के प्रशासन पर राष्ट्रपति का कंट्रोल होगा, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें चेंज लाया गया। क्यों चेंज लाया गया? क्योंकि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया। आप जानते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया जस्टिस फजल अली की सहायता पर, न्यायमूर्ति फजल अली के रिकमेंडेशन पर न्यायमूर्ति फजल अली कमीशन का गठन किया गया था, और इस कमीशन के रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के जो स्टेट थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये 2 तरीके की नई कैटेगरी ने जन्म लिया। तो यहाँ पर अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी 2 तरीके की कैटेगरी जन्म लेती है। तो 1956 में चेंज किया गया, और चेंज करके आर्टिकल 370 में बॉम्बे प्रांत को शामिल कर लिया गया, क्योंकि बॉम्बे उस समय एक प्रांत हुआ करता था, आज तो शहर है जिसका नाम मुंबई भी हो चुका है। और आंध्र प्रदेश को शामिल कर लिया गया 1956 में। बॉम्बे आगे चल करके 2 भागों में बट गया। जो बॉम्बे प्रांत था वो आगे चल करके 1960 में मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र बन गया, और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बन गया। ये चेंजेस आ गए। और इस तरीके से ये महाराष्ट्र और गुजरात, ये 1960 में ये 2 स्टेट बन गए यहाँ पर। तो आर्टिकल 371 के जो प्रावधान थे वो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एप्लीकेबल हो गए, और आंध्र प्रदेश को 1973 में ख़त्म कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के लिए जो प्रावधान थे वो 1973 में ख़त्म हो गए। इस तरीके से जो चेंजेस आए, उन चेंजेस के मुताबिक 1971 में केवल 2 स्टेट बचे अब, और वो स्टेट थे महाराष्ट्र और गुजरात। और आंध्र प्रदेश पहले था, वो ख़त्म हो गया। आंध्र प्रदेश के लिए बाद में प्रावधान जोड़े गए, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए इन प्रावधानों की रचना कर दी गई।
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो आर्टिकल थे जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 के रूप में जाने जाते थे। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया और उन परिवर्तनों के साथ आर्टिकल 371 में समय समय पर संशोधन किया गया और संशोधनों के साथ अलग अलग राज्यों के बारे में आर्टिकल 371 में प्रावधान शामिल किए जाने लगे। तो कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए आर्टिकल 371 के लिए और क्या प्रावधान शामिल हुए, हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं। प्री में इस तरीके के प्रश्न अनेक बार पूछे गए हैं कि किन आर्टिकल में कहाँ के प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहली बात, जो आर्टिकल 371 है वो महाराष्ट्र और गुजरात इन दो के बारे में प्रावधानों का वर्णन करता है। और आर्टिकल 371 ये कहता है, ये महाराष्ट्र और गुजरात के विषय में प्रावधानों का वर्णन करता है और ये कहता है कि इसके लिए एक पृथक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के लिए जो विदर्भ और मराठवाड़ा का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। गुजरात के लिए सौराष्ट्र और कच्छ के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगा इनके लिए और इस सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इन राज्यों के विकास के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधानों का वर्णन किया गया। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए भी प्रावधानों की रचना की गई। ये आर्टिकल 371 है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी वर्णित था। लेकिन इसके बाद के जो आर्टिकल हैं वो समय समय पर जोड़े गए। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या प्रावधान है, एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे एनालिसिस पर आते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला आर्टिकल जोड़ा गया 371 के बाद, वो 371 में क्लॉज ए जोड़ा गया। क्लॉज ए जोड़ा गया और 1962 की बात है। ये सारे क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े जाते हैं। अगर यह पूछा जाए कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का तरीका क्या है, तो किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन करना पड़ेगा और संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य को विशेष दर्जा दिया जा सकता है। तो इसके लिए जो तरीका अडॉप्ट किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो संविधान का संशोधन है। तो संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के माध्यम से नए प्रावधान जोड़े गए। आर्टिकल 371 ए जोड़ा गया। अब संविधान संशोधन के भी दो तरीके हैं, एक विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत के साथ राज्यों का समर्थन। तो यहाँ पर केवल विशेष बहुमत की जरूरत होगी, राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब आर्टिकल 371 ए शामिल किया गया और आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए शामिल किया गया। इसे 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में जोड़ा गया। हालांकि इस तरीके की जो प्रावधान है मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन अगर डिटेल में आपको देखना है तो आप किसी भी पॉलिटी की बुक से देख सकते हैं अगर दिया गया है तो। मेरी भी पॉलिटी की बुक है, टाटा मैग्राहिल ने पब्लिश की है और मैं भारतीय राज व्यवस्था और शासन के नाम से आती है। उसमें एक पूरे पार्ट में इन सब के बारे में विस्तार से सारे आर्टिकल के अनुसार वर्णन किया गया है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। नहीं है आपके पास बुक तो किसी बच्चे से लेकर के उसका फ़ोटो खींच सकते हैं या फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं और वहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हैं। तो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के अंतर्गत नागालैंड के लिए ये प्रावधान शामिल किए गए। क्यों प्रावधान शामिल किए गए? क्योंकि नागालैंड अपने लिए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था निरंतर, और यही कारण है कि आसाम से अलग करके नागालैंड को एक अलग राज्य बनाना पड़ा। हालांकि आज भी उनकी मांगें शांत नहीं हुई हैं, क्योंकि अब वे एक अलग देश बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो नगा जनजातियाँ हैं। लेकिन फिलहाल वे एक अलग राज्य को बनाने के लिए मांग कर रही थी। नगा, त्वेनसांग, इन सब पहाड़ियों के क्षेत्रों को मिला करके एक नागालैंड राज्य बनाया गया है।
तो जो नगा कल्चर, चूँकि नगा जनजातियाँ हैं, वो सारी की सारी ट्राइब्स हैं, नगा जनजातियों का समूह है। ये बात अलग है कि वहाँ भी पाश्चात्य का प्रभाव पड़ा है, अंग्रेज़ों का प्रभाव पड़ा है, ईसाइयत का प्रभाव पड़ा है। वहाँ भी कन्वर्जन हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है बहुत तेज़ी से। और हैं जनजातियाँ, भारतीय जनजातियाँ हैं, भारतीय मूल की जनजातियाँ हैं, लेकिन धर्म उनका भारतीय नहीं है, धर्म उनका विदेशी है और ईसाई धर्म को वो लोगों ने स्वीकार कर लिया है। 99.9% लोग अब ईसाई धर्म वाले लोग हैं जो नगा जनजाति के लोग हैं। तो ये कन्वर्जन का प्रभाव है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने प्रभाव डाल करके और ईसाई मिशनरीज़ ने वहाँ लोगों का रिलीजन कन्वर्जन करवाया है, धर्म का परिवर्तन करवाया है। फिलहाल अलग विषय है, हम लोग आते हैं अपने विषय पर 1962 के इस प्रावधान पर। तो जो नगा जनजातियाँ हैं, अगर संसद कोई कानून बनाती है, उस कानून का नगा जनजातियों के हितों पर विपरीत प्रभाव न पड़े, राज्य कोई ऐसा कानून न बना सके जिससे नगा जनजातियों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े, विशेषतः संसद से। तो ऐसे संसद के कानूनों से नगा जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए इन प्रावधानों की रचना की गई। इसलिए यह प्रावधान किया गया कि संसद के प्रावधान इन नगालैंड के क्षेत्रों में वहाँ नहीं लागू होंगे जहाँ नगा संस्कृति या नगा सामाजिक प्रथाओं को वो डैमेज करते हों। अगर नगा की जो रूढ़ियाँ हैं या रूढ़ि से जनित जो विधियाँ हैं, जो कानून के रूप में प्रचलित हैं, उनको डैमेज करती हों, तो वहाँ संसद के कानून लागू नहीं होंगे। या फिर जो नगा की संस्कृति के आधार पर वहाँ सिविल या आपराधिक न्याय प्रशासन चलाने की जो व्यवस्था निर्मित की गई है, संसद के कानून उन पर भी लागू नहीं होंगे। और ज़मीनों के लिए, भूमियों के लिए, संपत्तियों के लिए जो नगाओं की प्रथा या रूढ़ि से जनित कानून हैं, उन कानूनों पर भी संसद के कानून लागू नहीं होंगे। तो संसद के कानूनों के से उन्हें संरक्षण दे दिया गया और नगा जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए यह व्यवस्था आर्टिकल 371A में जोड़ दी गई। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा इसका नगा जनजातियों के लिए, क्योंकि नगा कल्चर को प्रोटेक्ट करने में यह आर्टिकल अच्छा काम कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, इसी में यह भी प्रावधान किया गया कि जो नगा इलाके हैं, नगा पहाड़ियों के इलाके हैं, ट्वेंसांग पहाड़ियों के इलाके हैं, इन पहाड़ियों के इलाके में जब तक अशांति बनी रहेगी, तब तक वहाँ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यपाल संभाल सकेगा। तो राज्यपाल को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने का अधिकार दे दिया गया। अब राज्यपाल कैसे संभालेगा, ये प्रावधान कर दिया गया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह ले लेगा और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्णय लेगा। लेकिन राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राज्यपाल व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर निर्णय लेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार, मंत्रिपरिषद का सलाह केवल औपचारिकता होगी। और राज्यपाल जो निर्णय ले लेगा, उस निर्णय को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जाएगी कि राज्यपाल को निर्णय लेना था या नहीं। तो ऐसे निर्णयों को अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया गया, जिससे कि राज्यों की व्यवस्था को और प्रभावी तरीके से बनाए रखा जा सके। तो ये एक प्रावधान किया गया नगा क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए, क्योंकि नगा क्षेत्र इस 1963 में फिर नागालैंड का विधिवत राज्य के रूप में गठन हो गया, आप जानते हैं। और नगा क्षेत्र के लिए जो व्यवस्थाएं निर्मित की गई, उन सारी व्यवस्थाओं के निर्माण के बाद भी आज नागा क्षेत्र अशांत है। एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है वहाँ उग्रवादियों की। नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश क्षेत्रों में जो उग्रवादी हैं, जैसे विशेषकर मणिपुर, नागालैंड, इन सब क्षेत्रों में, बाकी क्षेत्रों में तो शांति हो चुकी है, लेकिन इन सब क्षेत्रों में जो उग्रवादी समूह हैं वो अपनी समानांतर सरकारें चलाते हैं। तो जिस शांति की अपेक्षा की गई थी वो आज भी नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी ये प्रावधान अशांति को विस्फोटक होने से बचा रहे हैं, रोके हुए हैं। तो ये आर्टिकल 371A में नागालैंड के लिए प्रावधान किया गया। फिर आर्टिकल 371B जोड़ा गया आगे चल करके, ये आसाम के लिए जोड़ा गया। ये पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल किस राज्य के लिए है। इस तरीके के क्वेश्चन प्री में भी आए हैं, पूछे गए हैं, आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन उठा के देखेंगे। तो ये 22वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया, 1969 की बात है। आसाम के लिए 1969 में 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान जोड़ा गया। और ये प्रावधान केवल और केवल
जो वहाँ की विधानसभा है, आसाम की विधानसभा है, उस विधानसभा में जनजातियों के हितों को संरक्षण दिया जा सके, जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसके लिए ये संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 371 भी जोड़ा गया। फिर आर्टिकल 371 सी जोड़ा गया। आर्टिकल 371 सी जोड़ा गया। ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और 1971 में जोड़ा गया। ये मणिपुर के विषय में प्रावधानों की रचना करता है। मणिपुर के विषय में, मणिपुर के कुछ इलाके पहाड़ी हैं। मणिपुर ना घाटियों, मणिपुर किनारे किनारे घाटियां हैं और बीच किनारे किनारे पहाड़ियां हैं और बीच में घाटी है। तो मणिपुर का जो इलाका है वो पहाड़ी भी है और घाटी भी है। मणिपुर में जनजातियां पहाड़ी इलाकों पर रहती हैं, घाटी में नहीं रहती। नाम मात्र की जनसंख्या होगी। तो जनजातियां पहाड़ी इलाकों में रहती हैं और घाटी में जनजातियों के अलावा जो अन्य लोग हैं उनका निवास स्थान है। विशेषकर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं बहुतायत मात्रा में। तो मैतेई जनजाति नहीं होते, वो हिंदू वैष्णव होते हैं। तो जो पर्वतीय इलाके हैं जहां जनजातियां रहती हैं, उन पर्वतीय इलाकों में जहां जनजातियां निवास करती हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए ये प्रावधान करने के लिए आर्टिकल 371 सी जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि जो पहाड़ी इलाकों से जनप्रतिनिधि चुनकर राज्यों की विधानसभा में आएंगे, उनके लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया। राज्यपाल के लिए विशेष शक्तियां दे दी गई, जिससे कि राज्यपाल वहाँ के संदर्भ में विशेष निर्णय ले सके, राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्णय ले सके। संघ सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि संघ सरकार इन क्षेत्रों के लिए कोई भी निर्देश प्रदान कर सकती। तो ये व्यवस्था आर्टिकल 371 सी के अंतर्गत मणिपुर के लिए निर्मित कर दी गई। इसके बाद फिर आर्टिकल 371 डी जोड़ा गया और आर्टिकल 371 ई जोड़ा गया। ये दोनों एक ही संविधान संशोधन के द्वारा 32वें संविधान संशोधन के द्वारा 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। 1973 में जोड़े गए। ये 1973 में जोड़े गए और ये दोनों आंध्र प्रदेश के लिए ये सारे प्रावधान शामिल किए गए। ये प्रावधान शामिल किए गए आंध्र प्रदेश के लिए, जिससे कि आंध्र प्रदेश को एक विशेष दर्जा दिया जा सके। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जा सके और आंध्र प्रदेश के लिए जो प्रावधान उस समय शामिल किए गए थे आर्टिकल 371 डी में और 371 ई में, क्योंकि आंध्र प्रदेश का डिवीज़न हो गया, अब आंध्र प्रदेश दो भागों में बट गया, तो ये आंध्र प्रदेश के लिए भी हैं और आंध्र प्रदेश के साथ साथ अब तेलंगाना के लिए भी हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया दो भागों में, एक तो आंध्र प्रदेश इटसेल्फ बना हुआ है, तो एक तो आंध्र प्रदेश बना हुआ है और दूसरा आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना राज्य के रूप में जन्म ले चुका है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए प्रावधानों की रचना करने के लिए ये प्रावधान संविधान में शामिल कर दिए गए। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए आर्टिकल 371 डी और आर्टिकल 371 ई में प्रावधान किए गए हैं। इनमें सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने की बात कही गई है। शिक्षा, चूँकि एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी वीक है, वहाँ पर एजुकेशन काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षा में प्रतिनिधित्व देने या भागीदारी देने की बात कही गई है। और शिक्षा में भागीदारी के साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय नौकरियाँ हैं, उन स्थानीय नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई है, रिजर्वेशन की बात कही गई है, जिससे कि स्थानीय नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा सके। जो लोकल पोस्ट हैं वहाँ पर नौकरियों के लिए, उन लोकल पोस्ट को, स्थानीय पदों को स्थानीय लोगों के लिए, वहीं के लोगों के लिए रिजर्व किया जा सके, आरक्षित किया जा सके, इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरीके के रिजर्वेशन वाले प्रावधान आर्टिकल 371 डी के अंतर्गत किए गए हैं। और जो आर्टिकल 371 ई है,
जो आर्टिकल 371E है, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान वहाँ के लिए करता है, आंध्र प्रदेश के लिए। चूँकि अब आंध्र प्रदेश का तेलंगाना में विभाजन हो गया, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट के लिए ये प्रावधान अब लागू माने जाते हैं। तो ये 371D और E के बारे में प्रावधान है। इसको अगर आप गहराई से समझते चल रहे हैं तो ये प्री के लिए भी तैयार हो जाएगा, ये आपको अलग से याद करने और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर 371E के बाद फिर 371F जोड़ा गया, आर्टिकल 371F शामिल किया गया, और ये 371F शामिल किया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये याद होगा आपको, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में किया गया था। और किस लिए किया गया था? सिक्किम को जोड़ने के लिए किया गया था भारत में। इसलिए सिक्किम के लिए कुछ विशेष प्रावधान आर्टिकल 370F में कर दिए गए। चूँकि सिक्किम भारत का बॉर्डर एरिया है और चीन से लगी हुई सीमाएं हैं, चीन भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। सिक्किम के भारत में विलय से चीन बेहद नाराज़ था और चीन सिक्किम को भारत का हिस्सा मानता भी नहीं था, बहुत दिनों तक नहीं माना। 2001-2 के बाद जाकर के चीन ने स्वीकार किया कि सिक्किम भारत का राज्य है, वरना 2002 के पहले वो मानता ही नहीं था कि सिक्किम भारत का राज्य है। तो सिक्किम को लेकर के चाइना ने एक अलग तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी थी। इसलिए सिक्किम में शांति बनी रहे, सिक्किम में शांति बनी रहे और सिक्किम में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान किए जा सकें, विशेष प्रावधान किए जा सकें उनके डेवलपमेंट के लिए या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसके लिए आर्टिकल 371F जोड़ा गया, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए सिक्किम का विलय किया गया। क्योंकि सिक्किम एक एसोसिएटेड स्टेट था, हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है, तो सिक्किम एक एसोसिएटेड स्टेट था। आर्टिकल 2A जोड़ करके उसे एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया था, संयुक्त राज्य बनाया गया था। लेकिन फिर संयुक्त राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के माध्यम से, और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो सिक्किम में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सिक्किम के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल 371F शामिल करके और राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ दे दी गई, जिससे राज्यपाल वहाँ के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर आर्टिकल 371G, ये मिजोरम के लिए प्रावधान का वर्णन करता है। 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 के जरिए जोड़ा गया, क्योंकि तभी मिजोरम को राज्य बनाया गया। इसके पहले मिजोरम एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, संघ राज्य क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन 1986 में मिजोरम को स्टेट बनाने का निर्णय लिया गया और मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी से एलिवेट करके, ऊपर उठा करके। और जो मिज़ो नेशनल फ्रंट था, जिसने मिज़ोरम को एक अलग राज्य बनाने के लिए मिज़ो जनजातियों के लिए, जो लिशाई पहाड़ियाँ इन सब के इर्द गिर्द बसी हुई थी, उन सब के लिए राज्य बनाने के लिए जो एक अलग आंदोलन चला रखी थी मिज़ो नेशनल फ्रंट ने, सरकार के साथ उसने समझौता कर लिया और एक बेहतर व्यवस्था की स्थापना वहाँ कर दी गई। लेकिन फिर भी मिज़ो जनजातियों के संरक्षण के लिए जो आंदोलन एक लंबे समय तक चला मिज़ो नेशनल फ्रंट के द्वारा, वो कोई बड़ा रूप ना ले और मिज़ो जनजातियों के हितों को संरक्षण मिलता रहे, उसके लिए आर्टिकल 371G में पर्याप्त प्रावधान कर दिए गए। आर्टिकल 371G बिल्कुल वैसा ही है जैसे आर्टिकल 371A नगा जनजातियों के लिए है, नागालैंड के लिए है। बिल्कुल वैसे ही प्रावधान आर्टिकल 371G में मिज़ो जनजातियों के लिए किए गए। क्योंकि आर्टिकल 371A में नगा जनजातियों के लिए किए गए, तो यहाँ आर्टिकल 371G में मिज़ो जनजातियों के लिए किए गए, मिजोरम के लिए किए गए, जिससे कि जो मिज़ो संस्कृति है उस मिज़ो संस्कृति को बचाए रखा जा सके, उसको संरक्षण दिया जा सके। तो यह प्रावधान कर दिया गया कि संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून से जो मिज़ो संस्कृति है, मिज़ो की जो रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ता है तो संसद का कानून वहाँ लागू नहीं होगा। जो मिज़ो की रूढ़ियों और प्रथाओं से जनित विधियाँ हैं, वही विधियाँ वहाँ पर लागू मानी जाएंगी, संसद का कानून नहीं, अगर कोई विरोधाभास है तो। न्याय प्रशासन चलाने में जो सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन चलाने की व्यवस्था है, सिविल और दांडिक न्याय चलाने के लिए मिज़ो संस्कृति के आधार पर जो विधि बना करके व्यवस्था की गई है, उसी को वरीयता दी जाएगी, संसद के कानून को नहीं। और भूमियों और संपत्तियों के प्रबंधन के मामले में जो मिज़ो की रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं,
उनसे जनित जो विधियां हैं उन्हीं को संरक्षण दिया जाएगा, उन्हीं को मान्यता दी जाएगी, संसद के कानून को मान्यता नहीं दी जाएगी। और इस प्रकार से मिजो जनजातियों के संरक्षण के लिए, मिजो जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए यह व्यवस्था वहां पर लागू कर दी गई आर्टिकल 371G के अंतर्गत। फिर आर्टिकल 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के लिए यह व्यवस्था की गई। 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए सेम ईयर में पारित किया गया ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि मिजोरम और अरुणाचल दोनों को एक साथ राज्य के रूप में एलिवेट किया गया था, राज्य बनाया गया था, क्योंकि मिजोरम भी और अरुणाचल प्रदेश भी दोनों यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे इससे पहले, और दोनों को 1986 में लिए गए निर्णय के बाद स्टेट का दर्जा दे दिया गया, स्टेटहुड दे दिया गया। जब राज्य का दर्जा दिया गया तो मिजोरम के लिए भी अलग प्रावधान किए गए और अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग प्रावधान किए गए। अरुणाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के थी, क्योंकि एक तो चाइना से लगा हुआ इलाका है और चाइना के द्वारा बार बार हस्तक्षेप भी किया जाता है। चाइना तो कहता है अरुणाचल प्रदेश उसका है, तो वो तो मानता ही नहीं कि वो भारत का हिस्सा है। इसके अलावा नगा आंदोलनों के कारण भी अरुणाचल प्रदेश अस्थिर हो जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग इन सब जिलों में नगा जनजातियों का वास है। कुछ नगा जनजातियां रहती हैं तो वो कहते हैं मुझे दे दो, मेरे साथ मिला दो। बाद में जो शरणार्थी थे आसाम के, घुसपैठिए थे, अवैध घुसपैठिए थे, तो वो आसाम में उन्होंने जगह ली। फिर जब आसाम में संघर्ष शुरू हुआ तो उनमें से कुछ लोगों को अरुणाचल प्रदेश राजनेताओं ने ले जाकर के बसा दिया, और इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और शांति की स्थापना के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रावधान शामिल किए गए। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए जो प्रावधान शामिल किए गए वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए और शांति की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल किए गए। प्रावधान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था राज्य नगा वालों के लिए, कि प्रावधान ये किया गया कि वहाँ के राज्यपाल को जब किसी भी क्षेत्र में अशांति है तो स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अशांति से निपटने के लिए। राज्यपाल ऐसे निर्णय राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेगा, लेकिन राज्य की मंत्रिपरिषद का परामर्श राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। राज्यपाल व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले सकता है, और राज्यपाल जो निर्णय लेगा उस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि राज्यपाल को ऐसा निर्णय लेना चाहिए था या नहीं। तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। तो ये आर्टिकल 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के लिए ये प्रावधान शामिल कर दिए गए। अरुणाचल प्रदेश के बाद आर्टिकल 371H के बाद फिर आर्टिकल 371I के अंतर्गत प्रावधानों को शामिल किया गया। आर्टिकल 371I में गोवा के लिए प्रावधान शामिल किए गए। ये भी उसी समय किया गया, लेकिन 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1987 में पारित किया गया और गोवा के लिए प्रावधान किया गया। और गोवा को भी चूंकि स्टेट का दर्जा दिया गया था, इसके पहले गोवा भी यूनियन टेरिटरी था, गोवा दमन दीव सब यूनियन टेरिटरी थे, तो गोवा को स्टेट बना दिया गया और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी रहने दिया गया। और अब तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली का भी मर्जर हो गया है। इसका वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आपने देखा होगा, नहीं तो देख लीजिएगा कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली का मर्जर क्यों हुआ है, मर्जर के पीछे क्या कारण है, क्या प्रावधान है, उनके विषय में चर्चा मैंने की है। यूट्यूब चैनल पर अपने एक छोटा सा वीडियो डाला है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो जिन बच्चों को पता है उन बच्चों ने देखा होगा, जिनको नहीं पता है वो जाकर देख लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे तो वो या जान लें कि मेरा यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से है, डॉक्टर आदर्श कुमार के नाम से। तो 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के जरिए गोवा के लिए प्रावधान शामिल किए गए आर्टिकल 371A में, और इसके लिए गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या मिनिमम 30 तय कर दी गई। तो केवल इतना प्रावधान किया गया कि मिनिमम 30 सीटें होनी चाहिए गोवा विधानसभा में। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया
क्योंकि ऐसे ही मिज़ोरम के लिए भी किया गया था मिनिमम 40 के लिए, ऐसे ही गोवा के लिए किया गया मिनिमम 30 के लिए। क्यों? क्योंकि जो संविधान का भाग 6 है, पार्ट 6 है, जो यह बताता है कि राज्यों की विधानसभाओं में न्यूनतम और अधिकतम सीटें कितनी होंगी। तो वो कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम सीटें 500 होनी चाहिए। तो कुछ राज्यों में 60 से कम सीटें हैं। तो जिन राज्यों में 60 से कम सीटें हैं, उनके लिए संविधान में अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता अनुभव की गई, इसीलिए प्रावधान किया गया। तो चूंकि गोवा में 60 से कम सीट रखनी थी, इसलिए गोवा के लिए प्रावधान कर दिया गया और केवल सीटों का प्रावधान करने के लिए ये आर्टिकल जोड़ा गया, बाकी और कोई प्रावधान इसमें नहीं है। और आर्टिकल 371 में जो अंतिम प्रावधान जोड़ा गया वो है आर्टिकल 371 जे। ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। इसे 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 के द्वारा जोड़ा गया। ये हैदराबाद कर्नाटक रीजन के डेवलपमेंट के लिए जोड़ा गया है और ये कहता है कि जो उत्तरी कर्नाटक है, उस उत्तरी कर्नाटक के जो 6 जिले हैं, उन 6 जिलों के डेवलपमेंट के लिए ये प्रावधान का वर्णन करता है। कौन कौन से 6 जिले हैं? गुलबर्ग है, बीदर है, रामचूर है, कोप्पल है, यादगिर है और बेल्लारी है। बेल्लारी है। तो थोड़ा सा बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा हूँ मैं, क्योंकि थंब में थोड़ी प्रॉब्लम है, चोटिल है अंगूठा, तो पूरा प्रेशर नहीं बन रहा है लिखने के लिए पेन की वजह से। तो समझ लीजिएगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ये 6 जिले हैं उत्तरी कर्नाटक के, और उत्तरी कर्नाटक के इन 6 जिलों के डेवलपमेंट के लिए प्रावधानों का वर्णन आर्टिकल 371 जे में किया गया है। प्रावधानों का पैटर्न वैसा ही है जैसा आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, कि एक पृथक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जा सकेगा, राज्यपाल बनाएगा, राज्यपाल को अधिकार होगा। राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन के, इन क्षेत्रों के डेवलपमेंट के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष विधानसभा में प्रस्तुत करेगा। इन क्षेत्रों के शिक्षा के लिए और तकनीकी शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्यपाल अलग से प्रावधान बना सकता है। इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगारों का सृजन करने के लिए राज्यपाल अलग से प्रावधानों की रचना कर सकता है। तो ये प्रावधान स्पेशल स्टेटस के प्रावधानों के लिए स्पेशल स्टेटस के रूप में वर्णित किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 371 में इतने स्टेट के विषय में प्रावधान है। 370 जम्मू कश्मीर के बारे में था और आर्टिकल 371 से लेकर के 371 जे के बीच में इतने राज्यों के विषय में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से प्रावधान वर्णित किए गए हैं, आर्टिकल क्या है, कब उन्हें जोड़ा गया है, हमने सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू कवर कर दिए हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इससे बाहर बिल्कुल भी आने की गुंजाइश नहीं है, इसी दायरे में ही पूछा जाएगा जो भी क्वेश्चन अगर इस पार्ट से पूछा जाता है। तो ये स्पेशल स्टेटस के बारे में प्रावधान है कि राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया। क्यों दिया गया? आप देखें, हर राज्य को स्पेशल स्टेटस देने के लिए अलग अलग आवश्यकता थी, उनकी अलग समस्याएं थीं और उसके अनुरूप उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो सारे राज्यों के लिए यूनिफॉर्म प्रावधान नहीं है, एक जैसे प्रावधान नहीं है, बल्कि राज्यों की ज़रूरत के मुताबिक, राज्यों की आवश्यकता के अनुरूप उनके लिए अलग अलग प्रावधानों की रचना की गई है। क्या इसका प्रभाव रहा है इन प्रावधानों का? अगर प्रभावों का आकलन करें हम लोग, तो प्रभावों की चर्चा हम लोग आगे कर लेते हैं कि क्या इस स्पेशल स्टेटस का प्रभाव रहा है। जब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी चर्चा कर लेते हैं तब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अभी फैक्ट की चर्चा चल रही है, तो इस फैक्ट फाइल को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। इस फैक्ट फाइल को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, फिर एनालिसिस वाले पार्ट पर आते हैं, इसके प्रभावों की चर्चा करते हैं, जो मेन एग्जामिनेशन का पार्ट होगा।
ये हम लोगों ने स्पेशल स्टेटस की बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। संविधान कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देता है, अन्यथा सभी राज्यों के लिए भाग 6 में प्रावधानों का वर्णन करता है, और भाग 6 में जो प्रावधान वर्णित किए गए हैं उन्हीं प्रावधानों के आधार पर विभिन्न राज्यों का प्रशासन चलाया जाता है, विभिन्न राज्यों की व्यवस्था चलाई जाती है। लेकिन इस स्पेशल स्टेटस के अलावा एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। विशेष श्रेणी के राज्य, वो तो विशेष राज्य थे, अब विशेष श्रेणी के राज्य, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। वो स्पेशल स्टेटस था, वो स्पेशल स्टेटस था जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, विशेष राज्य का दर्जा था जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये क्या दर्जा है, इसमें क्या प्रावधान है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित नहीं है, यह संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किए गए, तो यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संविधान के इतर व्यवस्था है। मोटे तौर पर यह पॉलिटिकल डिसीजन पर आधारित व्यवस्था है, यह राजनीतिक निर्णय है। राजनीतिक निर्णय पर आधारित व्यवस्था है, ये पॉलिटिकल डिसीजंस पर बेस्ड सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड सिस्टम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड सिस्टम स्पेशल स्टेटस वाला था। कैसे शुरुआत हुई, क्या होता है इसका अर्थ? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उसे कहते थे, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया, 2015 से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उसे कहते थे जहां राज्यों के पिछड़ेपन के कारण, जहां राज्यों के पिछड़ेपन के कारण उन्हें केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले सहायता अनुदानों में और उनके ऊपर लगाए जाने वाले करों में छूट दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि राज्य पिछड़े हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए प्रमोशन की जरूरत है। इस प्रमोशन के लिए राज्यों को आर्थिक पैकेज चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे में छूट चाहिए और कर आदि में छूट चाहिए, जिससे कि वहाँ निवेश भी मंगाया जा सके, इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया जा सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ाया जा सके, डेवलपमेंट भी प्रमोट किया जा सके। तो चूंकि ज़्यादा पैसा मिलता था केंद्र से, क्या कितना मिलता था अभी उसकी चर्चा करते हैं। ज़्यादा पैसा मिलता था केंद्र से, करों से छूट मिल जाती थी, लोन का अमाउंट कम हो जाता था राज्यों पर, इसलिए ज़्यादातर राज्य धीरे धीरे मुखर होने लगे कि मुझे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दो। हालांकि शुरुआती दौर में तो कोई बहुत फिक्स क्राइटेरिया नहीं था, 2 ही 3 क्राइटेरिया थे, लेकिन आगे चल करके इस क्राइटेरिया को मजबूत बना दिया गया और सारे राज्यों की मांगों पर विचार करने से मना कर दिया गया। लेकिन बिहार, बहुत दिन आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि बिहार का चुनाव ही इसी बात पर आधारित रहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला के मानेंगे। जो बिहार में वर्तमान सरकार है वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ी कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो यही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये सब ऐसे राज्य हैं जो राज्य अपने आप को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल करने के लिए दावा पेश करते रहे हैं, संघ सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। हालांकि संघ सरकार ने इन सारे दबावों से मुक्ति पाने का एक बहुत अच्छा तरीका खोजा, उसने ये स्टेटस ही समाप्त कर दिया। अब इस प्रकार के दबावों से मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया ही नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका खोजा गया। फिलहाल क्यों शुरुआत की गई, क्या प्रावधान थे, क्यों प्रचलन था, क्यों विवादों में आया,
इस बात की चर्चा कर लेते हैं। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा है, इसकी शुरुआत 1969 से मानी जाती है। 1969 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1969 से शुरुआत मानी जाती है। पांचवें वित्त आयोग ने, फाइनेंस कमीशन आप जानते हैं, अब चूंकि वित्त आयोग वगैरह के विषय में हम लोग बहुत डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे तो ये 7-8 घंटे का लेक्चर हो जाएगा अगर एक एक पॉइंट को उनको कवर करेंगे। तो वित्त आयोग के बारे में आप जानते होंगे, संवैधानिक आयोग है। आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281 में वित्त आयोग के विषय में वर्णन किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 264 में भी वर्णन है वित्त आयोग का। तो वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है जिससे संघ सरकार और राज्यों की सरकार के बीच फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके, वित्तीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, और वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में संघ और राज्य के बीच सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना की जा सके। क्या है फेडरलिज्म, क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन सब की चर्चा हम लोग पॉलिटी की क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलहाल कभी अवसर मिलेगा, ऐसे मुद्दे आएंगे तो हम लोग संघवाद, सहकारी संघवाद की चर्चा भी आगे कर लेंगे। तो वर्तमान हमारी व्यवस्था संघ और राज्यों के मेलजोल पर आधारित है। इस मेलजोल को सहकारिता कहते हैं, और चूंकि हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है, संघीय प्रणाली अपनाई है, और इसलिए इस मेलजोल को सहकारी संघवाद के नाम से पुकारा जाता है। संक्षेप में आप ऐसे ही समझें। तो संघ और राज्यों के बीच जो मेलजोल है, जो सहयोग है, उस मेलजोल और सहयोग को हम सहकारी संघवाद की संज्ञा देते हैं। इस सहकारी संघवाद की स्थापना के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों में से एक प्रावधान है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जो संघ, चूंकि संघ के पास आय के अधिक आकर्षक स्रोत हैं राज्यों की तुलना में, इसलिए राज्य अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघ पर निर्भर रहते हैं। इसलिए संघ की यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपनी आय का एक हिस्सा राज्यों के साथ शेयर करे, राज्यों को सौंपे। अब सवाल ये उठता है कि संघ अपनी इनकम का एक हिस्सा राज्यों के साथ कैसे शेयर करे, किस आधार पर शेयर करे, किन शर्तों के आधार पर शेयर करे। तो अब इसमें विवाद हो सकता है, क्योंकि अगर संघ में अलग दल की सरकार है, राज्यों में अलग दल की सरकार है, और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत संकीर्ण है, जैसे आज राज्यों में दिखाई पड़ती है, तो ऐसी दशा में संघ सरकार भेदभाव कर सकती है राज्यों के साथ। तो राज्यों के साथ भेदभाव ना हो, संघ के द्वारा सहायता देने में, संघ के द्वारा अनुदान देने में, संघ के द्वारा राज्यों की आर्थिक मदद करने में एक समान सिद्धांत का पालन किया जा सके, समता के सिद्धांत का पालन किया जा सके, सभी राज्यों को समान नज़र से देखा जा सके, इस उद्देश्य के लिए संविधान में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। और निसंदेह वित्त आयोग ने इस दिशा में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। तो वित्त आयोग का गठन इसी पर्पस से किया गया है, और वित्त आयोग ने अपने इस पर्पस को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब पांचवें अब आते हैं अपने टॉपिक पर हम लोग। तो पांचवें वित्त आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी, पांचवें वित्त आयोग ने ये सिफारिश की कि जो पिछड़े हुए स्टेट हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, उन पिछड़े राज्यों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, और आर्थिक सहायता के साथ कर में छूट भी मिलनी चाहिए। पिछड़े राज्यों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और केवल आर्थिक सहायता ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि पिछड़े राज्यों को कर में छूट भी मिलनी चाहिए, टैक्स में छूट भी मिलनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर
इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो पिछड़े राज्य हैं उनको आर्थिक मदद की जाए और उनको टैक्स में छूट दी जाए, 3 स्टेट में यह व्यवस्था शुरू की गई। 3 स्टेट में यह व्यवस्था शुरू की गई। 2 नॉर्थ ईस्ट के थे, आसाम था और नागालैंड था, और एक उत्तर का राज्य था जम्मू कश्मीर। तो 3 स्टेट में यह व्यवस्था शुरू की गई। आसाम, नागालैंड ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे और जम्मू कश्मीर ये उत्तर का स्टेट, इनमें यह व्यवस्था शुरू की गई। बाद में चल करके 3 चरणों में इसमें और राज्य भी जोड़े गए और 8 राज्य और शामिल कर दिए गए, यानी टोटल 11 स्टेट हो गए। इसमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी सारे राज्य आ गए जितने इन दोनों के अलावा बचे थे। अरुणाचल प्रदेश आ गया, मिज़ोरम आ गया, मणिपुर आ गया, त्रिपुरा आ गया, मेघालय आ गया। ये सारे जो 5 राज्य नॉर्थ ईस्ट के बचे थे वो आ गए। इसके अलावा सिक्किम को शामिल कर लिया गया, और सिक्किम के अलावा जो नॉर्थ के 2 स्टेट थे जो पहाड़ी राज्य थे, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड, इनको भी शामिल कर लिया गया। उत्तराखंड 2001 में जब स्टेट बना तो 2000 में जब स्टेट बना तो 2001 में उत्तराखंड को भी इसमें शामिल कर लिया गया, और इस तरीके से टोटल 11 स्टेट की व्यवस्था ये बन गई जिनको दिया गया। तो 1969 में केवल 3 स्टेट थे इस दर्जे में, और समय समय पर स्टेट जोड़े जाते रहे, और जब इनका दर्जा अंतिम सबसे अंत में उत्तराखंड जोड़ा गया था 2001 में सबसे अंत में, और 2014 तक ये 11 स्टेट्स बने रहे टोटल, जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। अब आप देखें तो ये ऐसे राज्य हैं जो विशुद्ध पहाड़ी राज्य हैं, विशुद्ध पहाड़ी राज्य हैं। इसलिए जो इनका क्राइटेरिया बनाया गया स्टेट इन राज्यों इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल करने के लिए, उसका सबसे पहला क्राइटेरिया यही था कि ये पहाड़ी हों और डिफ़िकल्ट टेरेन हो, जो भौगोलिक स्थितियां हों वो बहुत जटिल हों, बहुत कठिन हों, और विशुद्ध पहाड़ी राज्य हों। तो ऐसे पहाड़ी राज्यों के लिए जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत जटिल हैं, कठिन हैं, उन स्टेट के लिए इस दर्जे की शुरुआत की गई, पहली बात। दूसरी बात, आप देखें इन सभी राज्यों में एक और कॉमन विशेषता है, वो क्या है? इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, और अधिकांश क्षेत्रों में जनजातियां भी हैं, काफ़ी जनजातियां रहती हैं। तो जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा हो और पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, दूसरा क्राइटेरिया बनाया गया। तीसरी बात आप देखें इन सभी राज्यों की जो कॉमन है इन सभी राज्यों के बीच, ये तीनों की जो पोजीशन है वो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की है भारत के लिए। स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि ये तीनों बॉर्डर एरियाज़ हैं, ये सारे 11 स्टेट्स ये सब बॉर्डर एरियाज़ हैं भारत के, जो किसी न किसी पड़ोसी देश से सीमाएं साझा करते हैं। बॉर्डर एरियाज़ हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है भारत के साथ। तो ऐसे स्टेट हैं ये। इसके अलावा जो कॉमन फीचर है इन सब के साथ, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है। आज भी उत्तराखंड ने तो अपने राज्य बनने के बाद बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। अगर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या नए राज्य बनने चाहिए या बड़े राज्यों को बनाकर छोटा राज्य कर देना चाहिए, तो इसके पक्ष में एग्जाम्पल देने के लिए उत्तराखंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उत्तराखंड ने राज्य बनने के बाद बहुत तेज तरक्की की है। जबकि अगर विपक्ष में एग्जाम्पल देना है कि नहीं बनना चाहिए, राज्य जैसे हैं वैसे रहना चाहिए, तो आप छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो राज्य बनने के बाद भी तरक्की नहीं कर पाए अपेक्षा के अनुरूप। लेकिन उत्तराखंड ने अच्छी तरक्की की। मुझे याद है एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब उत्तराखंड स्टेट नहीं था, उत्तर प्रदेश का भाग था। तो जब उत्तर प्रदेश में अधिकारी नाराज होता था या मंत्री नाराज होता था अपने अधिकारियों से या कर्मचारियों से, तो वो यही कहता था कि ठीक से काम करो वरना पहाड़ भेज दूंगा। तब उत्तराखंड जैसी व्यवस्था नहीं थी,
तब उत्तर प्रदेश का ही भाग था, इसलिए उत्तर प्रदेश का शेष भाग मैदानी और ये भाग जो उत्तराखंड वाला भाग है वो पहाड़ी। तो यही फटकार लगाता था अधिकारियों और कर्मचारियों को, यही भय दिखाता था, काम करो, मेरी बात मानो वरना पहाड़ भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ बड़ी असुविधाओं वाला था। आज तो उत्तराखंड में बहुत अच्छी सुविधाएं विकसित हो गई, सड़कें बन रही हैं, बन भी गई हैं, डेवलपमेंट तेज हुआ है। उस समय में जो 80 और 90 के दशक का उत्तराखंड था, वास्तव में पहाड़ों पर पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग थी, दंडात्मक पोस्टिंग थी, आप कह सकते हैं। इतनी असुविधाएं थी, आवागमन के साधन नहीं थे, जंगली जानवरों का प्रकोप बहुत होता था, गश्त करना और आना जाना अपने आप में जानलेवा हुआ करता था, बड़ी सारी समस्याएं हुआ करती। लेकिन उत्तराखंड ने बेहतर तरक्की की इस मामले में। तो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन इन राज्यों में है और उस आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल किया गया। और अंतिम बात कि इन सभी राज्यों की अगर हम स्थिति को देखें तो इन सभी राज्यों की स्थिति को देखने से एक बात यह कॉमन रूप से पता चलती है कि इन राज्यों के पास अपने स्थानीय समृद्ध संसाधन नहीं है। इनके पास अपने समृद्ध संसाधन नहीं है, समृद्ध संसाधनों का अभाव है, खुद के संसाधनों का अभाव है। ये क्राइटेरिया थे, ये ग्राउंड थे, इन्हीं ग्राउंड के आधार पर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। जब बहुत सारा विवाद उठा और बहुत सारे राज्य इस बात की मांग करने लगे, बिहार से भी मांग आई, आंध्र प्रदेश तो इतना नाराज हो गया क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उससे हाथ मिलाता था कि भाई ठीक है तुम मुझे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दो, नहीं मिला। फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसने उससे हाथ मिलाया कि भाई तुम मुझे दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर जब उसने भी नहीं दिया तो उससे भी हाथ खींच लिया, विड्रा कर लिया, सपोर्ट विड्रा कर लिया, केंद्र से अपने मंत्री वापस बुला लिए। तो राज्यों ने तो इतना संघर्ष किया, बिहार में भी बहुत दिनों तक वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं संघर्ष करते रहे, वहाँ के मुख्यमंत्री इस बात पर बल देते रहे कि हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस चाहिए। तो अब बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट अगर इस बात की डिमांड करते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो, तो हमने जो क्राइटेरिया अभी बताए ये सब स्टेट इस क्राइटेरिया में पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते, कैसे दे दिया जाए उन्हें। इसलिए ये विवादों में रहा क्योंकि स्टेट डिमांड करते थे कि भाई हमें स्पेशल कैटेगरी दे दो, और इसको बोलचाल में कहते थे कि हमें पिछड़ा राज्य घोषित कर दो। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रावधान हुआ करता था, वो महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इनके द्वारा राज्यों के पिछड़ापन के आधार पर डिक्लेरेशन किया जाता था। राज्यों का पिछड़ापन एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो राज्यों के पिछड़ेपन के आधार पर डिक्लेरेशन होता था, तो इसलिए कहते थे कि पिछड़े राज्य का दर्जा दे दो। तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि हम अपने आप को पिछड़ा घोषित करवाने के लिए आंदोलन करते थे कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमें पिछड़ा घोषित कर दो। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है, ज़्यादातर पॉलिटिकल डिमांड होती थी। तो फिलहाल अब इस तरीके की मांगें नेपथ्य में चली गई, पर्दे के पीछे चली गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि अब इस तरीके के दर्जे का अस्तित्व नहीं रहा। तो कैसे मिलता था ये दर्जा, अब ये जानने। और एक बात, दूसरी बात, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या इतने ही ग्राउंड हैं? हाँ, इतने ही ग्राउंड हैं, क्योंकि लोकसभा में इस पर सवाल भी पूछा गया कि भाई अन्य राज्यों को दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिहार लाइन में लगा हुआ है बहुत दिनों से, आंध्र प्रदेश भी है, तो वहाँ के जो नेता थे वो इस बात के लिए सरकार पर दबाव भी बनाते थे, फिर इस पर सवाल भी पूछे गए। तो लोकसभा में जो सवाल जवाब हुआ, उस सवाल जवाब में भारत सरकार के मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि हम जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवार्ड करते हैं, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवार्ड करने के यही इतने पॉइंट हैं जो हमने अभी आपसे डिस्कस किए, यही इतने आधार हैं, यही इतने ग्राउंड हैं। जो इस ग्राउंड में फिट बैठेगा हम उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवार्ड कर सकते हैं। जो इस ग्राउंड में फिट नहीं बैठेगा, वो कितना भी डिमांड करे, कितना भी आंदोलन करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवार्ड नहीं किया जाएगा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवार्ड करने की ये क्राइटेरिया है, जो इस क्राइटेरिया में आएगा उसको कंसिडरेशन में लाया जाएगा। तो बाकी बिहार, आंध्र प्रदेश ये सब नहीं आते थे उस क्राइटेरिया में जो हम लोगों ने अभी चर्चा की, इसलिए उन पर
विचार नहीं किया गया। ठीक है, अब अगला सवाल ये उठता है कि कैसे मिलता था ये स्टेटस। स्पेशल स्टेटस तो कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है, संविधान दे देता है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कैसे मिलता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पॉलिटिकल डिसीजन है, हमने बताया, राजनीतिक निर्णय है। तो यह राजनीतिक निर्णय लिया कैसे जाता था? यह राजनीतिक निर्णय कैसे लिया जाता था? एक एनडीसी नाम की संस्था थी, राष्ट्रीय विकास परिषद नाम की संस्था थी, एनडीसी। 2014 में इसका प्राणांत हो गया, समापन हो गया। प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, और योजना आयोग के साथ राष्ट्रीय विकास परिषद थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी। 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था। एनडीसी का गठन 1952 में किया गया था और 1952 से 2014 तक थी ये। 2015 में इसका अस्तित्व ख़त्म हो गया, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया, तो इसका अस्तित्व 2014 तक ही माना जाता है। एनडीसी का चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री या लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर इसके मेंबर होते थे। संघ राज्यों के जो संघ सरकार की जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, संघ सरकार के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते थे। और जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, योजना आयोग के सदस्य इसके मंत्री हुआ करते थे। एक बड़ा कुनबा था ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। इसी एनडीसी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता था, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता था, इसी और राज्यों की भागीदारी से काम करता था। तो सहकारी संघवाद का ये भी एग्जाम्पल था। तो इसी एनडीसी की मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता था कि किस स्टेट को दर्जा दिया जाएगा और किस स्टेट को दर्जा नहीं दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसे अवार्ड किया जाएगा, ये एनडीसी डिसाइड करती थी। और एनडीसी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता था। तो ये डिसीजन एनडीसी के द्वारा लिया जाता। लेकिन फिलहाल अब 2015 से न तो एनडीसी रहा और न ही 2015 से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रहा, दोनों 2015 से समाप्त हो गए। क्यों डिमांड की जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की? क्यों मांग की जाती है? राज्य क्यों मांग कर रहे हैं? उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट जिम्मेदार हैं। राज्यों को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसके कारण राज्य इसकी डिमांड कर रहे हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? पहली बात कि केंद्र के द्वारा जो हम लिख नहीं रहे हैं अब, क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है, बस एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं। केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं और केंद्र अपनी योजनाओं को चलाने के लिए राज्यों को पैसा देता है, तो केंद्र के द्वारा जो राज्यों को पैसा दिया जाता है वो 70-30 के अनुपात में दिया जाता है। तो कभी 60-40 था, फिर 70-30 हो गया। तो 70% केंद्र देता है, 30% स्टेट वहन करते हैं। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्य हैं, जो विशेष श्रेणी के वाले राज्य हैं, वहाँ पर ये रेशियो 90 और 10 का हो जाता है कि 90% केंद्र उन्हें ग्रांट के रूप में दे देता है, अनुदान के रूप में दे देता है, और 10% राज्य मैनेज करते हैं या केंद्र उन्हें लोन के रूप में दे देता है। तो 10% लोन के रूप में मिलता है। नॉर्मल कोर्स में 70% ग्रांट के रूप में मिलता है, 70% लोन के रूप में मिलता है और 30% ग्रांट के रूप में मिलता है, अनुदान के रूप में मिलता है। जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रेशियो बिल्कुल बदल जाता है, 90% ग्रांट के रूप में मिलता है, अनुदान के रूप में मिलता है, सहायता के रूप में मिलता है, और 10% लोन के रूप में मिलता है। यह भी 0% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है, 0% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है। तो बड़ा पैसा मिल जाता है और राज्यों के पास बड़ी मात्रा में धनराशि आ जाती है इसके जरिए। दूसरी बात, फंड पाने में केंद्र से जो फंड अलॉट होता है प्रतिवर्ष, इस फंड के अलोकेशन में इन राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी पर इन्हें रखा जाता है। दूसरी बात, जो राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी से छूट दे दी जाती है। एक्साइज ड्यूटी है, कारपोरेट टैक्स है, या कस्टम ड्यूटी है, या इनकम टैक्स है,
इस सभी प्रकार के करों में छूट प्रदान कर दी जाती है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। जो ऋण दिए गए हैं उन ऋण के लिए राहत भी दिया जाता है, राहत पैकेज भी दे दिया जाता है। केंद्र सरकार का जो बजट होता है उस बजट का 30% का जो अलोकेशन है वो इन्हीं के लिए अलाउ किया जाता है, इन्हीं को दिया जाता है। जो खर्चा करने के लिए पैसा संघ सरकार के द्वारा इन स्टेट्स को दिया जाता है, अगर वो खर्चा नहीं किया गया, वो एक्सपेंड नहीं किया गया, जो अनस्पेंट मनी है, जो खर्च नहीं की गई, तो जो बजट का नियम है वो रूल ऑफ लैप्स फॉलो करता है। रूल ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि वो पैसा लैप्स हो जाता है, फिर अगले साल नया बजट बनेगा, नए प्रावधान बनेंगे और नया पैसा आएगा। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस वाले स्टेट हैं उनको जितना पैसा दिया जाता है, अगर साल बीत गया और वो पैसा खर्च नहीं हो पाया तो वो पैसा लैप्स नहीं होता, वो पैसा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगले साल चला जाता है। जबकि इन जनरल रूल ऑफ लैप्स फॉलो होता है और जो पैसा स्टेट को अलॉट किया गया एक साल में, अगर उस साल में वो पैसा निकाल करके खर्च नहीं कर पाए तो वो पैसा लैप्स हो जाता है, वो अगले साल नहीं मिलता। जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में वो पैसा लैप्स नहीं होता, वो पैसा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और स्टेट को मिल जाता है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट हैं। इन इकोनॉमिक बेनिफिट के कारण, आर्थिक लाभों के कारण इस प्रकार का दर्जा दिए जाने की मांग स्टेट करते रहे हैं। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, हालांकि अब समाप्त किया जा चुका है, मैंने पहले भी बताया। अब इसके बाद हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवार्ड किया गया है, उस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस के बीच क्या अंतर होता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस के बीच क्या अंतर होता है। विशेष दर्जा और विशेष श्रेणी का, ये तो फैक्ट फाइल थी, अभी तक हम लोगों ने फैक्ट पढ़ा। अब एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। विशेष दर्जा और विशेष श्रेणी का दर्जा। जो विशेष दर्जा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, संविधान के द्वारा दिया जाता है, और संविधान संशोधन करके दर्जा दिया जाता है आर्टिकल 371 में। जो विशेष श्रेणी का दर्जा है ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ये राजनीतिक निर्णय होता है, और एनडीसी राजनीतिक समुदाय थी वो बैठ करके निर्णय लेती थी। विशेष दर्जा देने के पीछे जो कारण है, आपने देखा होगा कि वो कारण लीगल है, पॉलिटिकल है, इन सब कारणों से विशेष दर्जा दिया गया है। जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा केवल एक रीजन है और वो है इकोनॉमिकल, केवल एक रीजन है और वो है आर्थिक। तो विशेष श्रेणी का दर्जा पाने के लिए जो राज्य संघर्ष कर रहे हैं उनके पीछे कारण केवल और केवल आर्थिक है, जबकि विशेष दर्जा पाने के लिए जिन राज्यों ने संघर्ष किया है उसके पीछे आर्थिक कारक महत्वपूर्ण नहीं रहे। वो भी एक पार्ट हो सकता है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किया गया तो वो भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन यही एक अकेला पार्ट नहीं है, बल्कि उसके लिए लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ये सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारे आधारों पर विशेष दर्जा दिया गया है आर्टिकल 371 के अंतर्गत, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा देने के पीछे केवल एक ग्राउंड था और वो था आर्थिक। इसके अलावा जो विशेष दर्जा जिन राज्यों को दिया गया उन राज्यों के लिए प्रावधान एक जैसे नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की समस्याएं अलग अलग थी, अलग अलग राज्यों की डिमांड अलग अलग थी, और उन समस्याओं और उन डिमांड के अनुरूप उन्हें अलग अलग स्टेटस प्रोवाइड किया गया, उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए। हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की आर्टिकल 371 से लेकर के और आर्टिकल 371 जे के बीच। जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा जिन राज्यों को दिया जाता है उनके लिए इक्वल प्रावधान है, यूनिफॉर्म प्रावधान है। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा उनमें एक जैसे प्रावधान है, और ये सारे प्रावधान
केवल फाइनेंशियल मैटर को डील करते हैं, केवल फाइनेंशियल मैटर को डील करते हैं। तो विशेष श्रेणी का दर्जे में राज्यों की जो डीलिंग है वो केवल और केवल फाइनेंशियल है, केवल और केवल आर्थिक है। जबकि स्पेशल स्टेटस में जो राज्यों की डीलिंग है वो डेवलपमेंट है, वो कल्चर है, वो लीगल है, लॉ एंड ऑर्डर है। अर्थात विशेष राज्य देने का जो स्कोप है, दायरा है, वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी देने का जो दायरा है वो बहुत नैरो स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है, वो केवल और केवल आर्थिक पहलू पर दिया जाता है। तो ये दोनों में अंतर भी रहा है। अब विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त हुआ है और विशेष श्रेणी के दर्जे और विशेष दर्जे दोनों की एनालिसिस कर लेते हैं, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहले विशेष श्रेणी के दर्जे के पक्ष और विपक्ष में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसको विशेष श्रेणी के दर्जे को हम लोग शार्ट में SCS लिख दे रहे हैं, तो हम कुछ लिखने से बच जाएंगे, SCS, और विशेष दर्जा को SS लिख देंगे, स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा, विशेष श्रेणी का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, SCS। तो आते हैं अब SCS पर, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर। इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा करते हैं। क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को अब समाप्त कर दिया गया है, तो समापन उचित है अनुचित, उसके कंक्लूजन पर बाद में आते हैं। पहले पक्ष और विपक्ष की चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पक्ष में यह कहा जाता है कि यह राज्यों के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, विकास को तीव्र करता है, विकास को बढ़ाता है, इसलिए यह जरूरी था। दूसरी बात, जो रिसोर्सेज हैं, यह रिसोर्सेज की कमी को पूरा करता है, क्योंकि ये ऐसे राज्यों को दिए गए हैं जिन राज्यों के पास स्वयं के संसाधन सृजित करने की क्षमता प्रबल नहीं थी, अच्छी नहीं थी। इसलिए ऐसे राज्यों को उपलब्ध कराए गए जिनके पास रिसोर्सेज की नॉन वायबिलिटी थी, नॉन वायबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण दिए गए, जिससे कि इन राज्यों के पास संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकें। तो रिसोर्सेज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इन्वेस्टमेंट, निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। अब नहीं हो पाया ज़्यादा, क्योंकि इन राज्यों का जो टेरेन है वो बहुत अच्छा नहीं है, हिली एरियाज थे, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आकर्षित किया जा सका। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ भी रहे, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो अभी भी राज्यों में इन्वेस्टमेंट की वहाँ ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बने रहना चाहिए। पिछड़ापन है राज्यों का, बैकवर्डनेस है, वो सारे राज्य बैकवर्ड एरियाज़ हैं, और इस बैकवर्डनेस के कारण, उनके बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बनाए रखने की ज़रूरत है। तो जिन राज्यों से छीना गया वो राज्य इस बात पर बल देते रहे, उन राज्यों के राजनीतिक दल कुछ इस बात पर बल देते रहे कि उनके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को रिज्यूम कर दिया जाए, फिर से बहाल कर दिया जाए, जिससे कि वो अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काम कर सकें, विकास के लिए काम कर सकें। हालांकि ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब हम लोग विपक्ष की चर्चा करते हैं। कैसा पिछड़ापन और कैसी दूरी, कैसे उसको दूर करने के लिए प्रयास, क्योंकि 1969 से ये दर्जा दिया गया, और 1969 से दिए गए दर्जे के बाद आधी शताब्दी बीत चुकी है, आधी शताब्दी बीत चुकी है। आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी पिछड़े, आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी पिछड़े, इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। अगर आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी पिछड़े हैं इस स्टेटस को देने के बाद, तो इसका मतलब ये स्टेटस पर सवालिया निशान लगाता है कि इस स्टेटस को अनावश्यक दिया गया, बेकार का है, ये स्टेटस लाभप्रद नहीं है, ये फ्रूटफुल नहीं है। इसलिए इसके विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इसकी प्रासंगिकता अब खत्म हो गई, क्योंकि आधी शताब्दी हो गए कुछ राज्यों को
ये स्टेटस दिए हुए, और राज्य जस के तस जहाँ है वहीं, जबकि केंद्र 90% ग्रांट दे रहा है, 10% लोन दे रहा है 0% इंटरेस्ट पर, यानी केवल मूलधन वापस करना है, इंटरेस्ट देना ही नहीं है। इसका मतलब है प्रचुर मात्रा में अकूत धन दिया गया है। कहां गया? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मंत्रियों अधिकारियों के बीच बंदरबाट हो गया। मंत्री अमीर हो गए, स्विस बैंकों में अकाउंट खोल लिए, अधिकारी अमीर हो गए, स्विस बैंकों में अकाउंट खोल लिए, जगह जगह फार्म हाउस बना लिए, पेट्रोल पंप ले लिए। तो पैसे आए तो उन राज्यों के पास, गए कहां? डेवलपमेंट में नहीं गए। जो एन वोहरा कहते हैं, जो एन वोहरा की रिपोर्ट पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो जो एन वोहरा कहते हैं वो गलत नहीं कहते। एन वोहरा रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार में जा रहा है सारा पैसा, गया है सारा पैसा, क्योंकि अकूत धन दिया गया है, और आधी शताब्दी तक दिया गया है, 50 सालों तक दिया गया। आधी शताब्दी तक अकूत धन देने के बाद भी डेवलपमेंट जहां था वहीं, राज्य जहां थे वहीं खड़े हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जो अपेक्षानुरूप परिणाम मिलने चाहिए थे वो दूर दूर तक दिखलाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो प्रावधान है, ये जो व्यवस्था है, इसमें खोट है, ये गड़बड़ है, ये प्रासंगिक नहीं है, जवाबदेह नहीं है। जवाबदेही तय नहीं हो रही है कि भाई 90% पैसा आ रहा है ग्रांट के रूप में, 10% पैसा लोन के रूप में आ रहा है, 30% सरकार अपने बजट का ट्रांसफर कर रही है। कहाँ जा रहा है सारा पैसा? उग्रवादियों को जा रहा है, जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को जा रहा था, आतंकवादियों को जा रहा था, और जम्मू कश्मीर की राजनीति दे रही थी। ऐसे ही जो पूर्वोत्तर के राजनीति है, पूर्वोत्तर के राजनेताओं के उग्रवादियों के साथ साठगांठ हैं, वो उग्रवादियों को पैसा सप्लाई करते हैं। तो ये सारा पैसा जो इन क्षेत्रों में गया, ये वेस्ट हुआ, बर्बादी हुई, और ये बर्बादी आज भी जारी है, क्योंकि जवाबदेही का कोई साधन नहीं हमारे पास, इस करप्शन को रोकने का कोई साधन नहीं हमारे पास। जो साधन बनाए गए हैं वे निष्फल हैं, वे परिणामदायी नहीं हैं, वे कानूनी हैं, कागजी हैं, व्यावहारिक नहीं हैं, उपयोगी नहीं हैं। इसलिए जो प्रावधान स्टेट को जो धनराशियाँ दी गई, वो धनराशियाँ वेस्ट हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, उन धनराशियों का उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए इस मांग को आगे कंटिन्यू रखने का, इस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, ये विवाद भी उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि नए राज्यों की डिमांड आने लगी थी, और नए राज्य ऐसे थे जिनको हम इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हमने 5 क्राइटेरिया बनाए थे इनको शामिल करने के, हिली और डिफ़िकल्ट टेरेन हो, साइजेबल अमाउंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, आदि जो हमने क्राइटेरिया बनाए हैं, वो स्टेट इन क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, वो इस कैटेगरी में फिट नहीं होते। इसका मतलब है कि इन स्टेट्स की भी, या इन स्टेट्स के राजनेताओं की भी निगाह भ्रष्टाचार पर है, करप्शन पर है, जो डिमांड कर रहे हैं। करप्शन पर इसलिए है क्योंकि पैसा आएगा तो मंत्रियों का और अधिकारियों का कमीशन ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए अधिकारी भी सपोर्ट करता है उस स्टेट का, राजनेता भी सपोर्ट करता है उस स्टेट का, क्योंकि कमीशन ज़्यादा बनेगा। यही हकीकत है। कहने में बहुत कड़वा है, बेहद कड़वा है, लिखा इस तरीके से नहीं जा सकता, लिखा केवल भ्रष्टाचार के शब्द के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है। डेवलपमेंट इसके पीछे का उद्देश्य नहीं है, इसके पीछे का केवल उद्देश्य कमीशन खोरी है और भ्रष्टाचार है। और इसके लिए जो साक्षात उदाहरण है वो आधी शताब्दी का लेखा जोखा है हमारे पास।
1969 से ये कॉन्सेप्ट लागू किया गया और 1969 से लेकर के और आज 2014 तक 11 स्टेट इसमें धीरे धीरे शामिल कर लिए गए और उन सारे स्टेट में अकूत पैसा दिया गया इसके माध्यम से, लेकिन उस धन का कोई भी सदुपयोग होता हुआ किसी भी राज्य में दिखलाई नहीं पड़ा। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जिससे यह पता चले कि इस पैसे का सदुपयोग किया गया है। दुरुपयोग की ही रिपोर्ट आती रही। इसलिए अगर इस बिहाफ पर हम निष्कर्ष निकालें, अगर इस बिहाफ पर हम कंक्लूजन निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को ख़त्म करना अच्छा कदम है, अच्छा कदम है। लेकिन अब आप एक सवाल ये भी उठा सकते हैं कि केवल भ्रष्टाचार के आधार पर या इन आधारों पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है? दूर भी तो कर सकते हैं करप्शन, जवाबदेही भी तो तय कर सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका उत्तर नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे देश में हमने अभी बताया कि करप्शन दूर करने के जितने संसाधन हैं वे कागजी हैं, हाथी दांत की मान्यताओं की तरीके से हैं, उनका व्यावहारिक उपयोग शून्य है, लगभग शून्य है। करप्शन चरम पर रहा, लेकिन दंड की मात्रा शून्य रही उस चरम पर करप्शन की तुलना में। दूसरी बात, हमारे देश में जवाबदेही सुनिश्चित करने का कानून नहीं है, आज भी नहीं है। इसलिए अगर धनराशियां दी जाती हैं तो उन धनराशियों के व्यय की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी, ये आज भी प्रश्न चिन्हित है। ये आज भी सवालिया निशान इस पर लगेंगे। अब आप कहेंगे साहब कानून बनाया जा सकता है, तब दिया जा सकता है। बिल्कुल कानून बना के दिया जा सकता है। कानून बनाएगा कौन? सवाल ये उठता है। कानून बनाएगी संसद, और संसद को कानून बनाना नहीं, क्योंकि संसद ने कानून बनाया तो है भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। क्या भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हो पा रही है? क्या बिल्कुल नहीं हो पा रही। कानून की उम्र भी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। कानून की उम्र भी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार की उम्र भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो कानून बनाने से भ्रष्टाचार नियंत्रित नहीं हुआ, बल्कि नए नए रूपों में जन्म लेने लगा। जहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया गया कि खाते में सीधे पैसा आएगा, तो भ्रष्टाचारी लोगों ने पहले से ही कमीशन लेना शुरू कर दिया कि पहले से कमीशन दे दो, तब नाम भेजेंगे, तब आएगा तुम्हारे खाते में पैसा। तो करप्शन के नए नए विविध रूप आ गए। तो ऐसे परिवेश में इसको खत्म कर देना ही सबसे अच्छा विकल्प था। एक बात, ये तो एक पहलू हुआ। दूसरी बात, जब 14th फाइनेंस कमीशन ने, 14वें वित्त आयोग ने इस बात की सिफारिश की कि इसको समाप्त कर दिया जाए, समाप्त करने की सिफारिश की, तो उसने कहा कि यह राज्यों के बीच अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रमोट करता है। हमने सहकारी संघवाद की भावना अपनाई है, तो सहकारी संघवाद की भावना के लिए जो संवैधानिक संस्था है वो वित्त आयोग है। और जब वित्त आयोग बंटवारे की सिफारिश खुद कर रहा है, तो अलग से राजनीतिक आधार पर यह बंटवारे की जरूरत क्यों? अलग से राजनीतिक आधार पर बंटवारे की जरूरत क्यों? ये तो गलत बात है। तो 14वें वित्त आयोग ने इस पर सवाल उठाए कि यह गलत है, क्योंकि वित्त आयोग सहकारी संघवाद को प्रमोट करता है और राज्यों के बीच केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले, संघ के द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों के समानुपात में बंटवारे की सिफारिश करता है, न्यायपूर्ण बंटवारे की सिफारिश करता है। तो जब वित्त आयोग बंटवारे की सिफारिश कर रहा है, तो इस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है, यह अनौचित्यपूर्ण है। और 14वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को तर्कपूर्ण माना गया, और यही कारण है कि 2015 से 2015 से संघ सरकार ने निर्णय लिया कि इसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अब जो पिछड़े राज्य थे, उन्होंने ये मांग उठाई कि भाई हमारे पैसे का क्या होगा जो ज़्यादा मिलता था। तो उस पर 14वें वित्त आयोग ने ये सिफारिश की कि संघ से राज्यों का जो शेयर था वो 32% था, उसको बढ़ा करके 42% कर दिया जाए, तो राज्यों को अपने आप ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा और सब राज्यों को मिलने लगेगा। संघ सरकार ने ये बात तुरंत मान ली, और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अब संघ से राज्यों को दिए जाने वाला जो शेयर है वो 32% से बढ़ा करके वो 42% कर लिया गया, इसी 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के बाद। और अब सभी राज्यों के साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट के सिद्धांत को अपनाते हुए, समान व्यवहार के सिद्धांत को अपनाते हुए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को खत्म कर दिया गया।
फिर नया सवाल उठा कि जो राज्य वास्तव में पिछड़े हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो उसका भी जवाब मिला कि हर मंत्रालय, संघ का प्रत्येक मंत्रालय विकास के लिए अलग अलग योजनाएं चलाता है। स्वास्थ्य वाला स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा वाला शिक्षा के लिए, सड़क वाला सड़क के लिए, रेलवे वाला रेलवे के लिए इत्यादि। तो जो मंत्रालय योजनाएं चला रहे हैं वो मंत्रालय उन क्षेत्रों में अपनी योजनाओं को जारी रखेंगे, वो मंत्रालय उन क्षेत्रों में अपनी योजनाओं को जारी रखेंगे और मंत्रालयों के द्वारा दी जाने वाली, चलाई जाने वाली योजनाओं में उन राज्यों के लिए स्पेशल असिस्टेंस का प्रावधान किया जाता रहेगा, विशेष सहायता का प्रावधान किया जाता रहेगा। तो केंद्र के मंत्रालयों के द्वारा राज्यों को जरूरत के मुताबिक विशेष सहायता दी जा सकती है, लेकिन राज्यों के बीच भेदभाव करने वाला ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था और जिसके कारण अब बड़ा पॉलिटिकल विवाद उत्पन्न होने लगा था, राज्य सरकारों की अस्थिरता भी जन्म लेने लगी थी, इस विवाद को समाप्त करने के लिए यह कदम अच्छा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को समाप्त कर दिया गया है। तो अगर हम कंक्लूजन लिखना चाहेंगे तो देखिए, कंक्लूजन में हमारी राय होती है, लेकिन हमारी राय अपनी व्यक्तिगत नहीं होती। हमारी राय वही होती है जो संविधान के अनुसार होती है, हमारी राय वही होती है जो कानून के अनुसार होती है, हमारी राय वही होती है जो सर्वाधिक उचित होती है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसने बहुत सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद तर्कों के आधार पर यह सिफारिश की है जिससे राज्यों के बीच इक्वल ट्रीटमेंट हो सके और मंत्रालय अपना स्पेशल असिस्टेंस जारी रख सकते हैं, विशेष सहायता जारी रख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और राज्यों का शेयर भी बढ़ा दिया जाए, 42% कर दिया जाए। इन तर्कों के आधार पर 14वें वित्त आयोग ने जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को समाप्त करने की सिफारिश की है वो बेहतर सिफारिश है और इसको लागू कर दिया गया है 2015 से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, लागू हो चुका है और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा समाप्त हो चुका है। तो यह निर्णय अच्छा है, उपयोगी है और संसाधनों की बर्बादी को रोकने वाला है। यह वेस्ट को रोकेगा। जो संसाधन अब तक उन राज्यों में जा करके, जम्मू कश्मीर में जाके अलगाववादियों के हाथों में जाता था, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के उग्रवादियों के हाथों में जाता था, यह वास्तविकता है, इससे कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं। ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपको अनोखी बात बता रहा हूं, ये रिटन फैक्ट है, ये सब रिटन फैक्ट है। तो जो पैसा जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के हाथ में जा रहा था, जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों के हाथ में जा रहा था, कम से कम पैसे की ये बर्बादी रुकेगी और ये पैसा अब डेवलपमेंट के काम आएगा क्योंकि केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा सीधे हस्तांतरित करके डेवलपमेंट पर निगरानी रखी जाए। तो ये एक बेहतर विकल्प रहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को समाप्त कर दिया गया। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को तो समाप्त कर दिया गया, अब आते हैं स्पेशल स्टेटस पर कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन व्हाट अबाउट स्पेशल स्टेटस। हमने कहा था शॉर्ट में हम स्पेशल स्टेटस लिख रहे हैं। स्पेशल स्टेटस मींस अंडर आर्टिकल 371। स्पेशल स्टेटस मींस अंडर आर्टिकल 371। तो अब अगर इसकी बात करें तो इसकी समीक्षा की अगर हम लोग चर्चा करें, आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो प्रावधान शामिल किए गए हैं उनके क्या परिणाम आए हैं, तो क्या प्रभाव पड़ा है और क्या कमियां हैं, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस समाप्त हुआ, ये अच्छा रहा, ये निष्कर्ष हम लोगों ने समझ लिया। स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत, ये स्पेशल स्टेटस उपयोगी साबित हुए हैं कुछ सीमाओं के साथ। सीमाएं भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ सीमाओं के साथ उपयोगी साबित हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात है, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात है, और ये आज की बात नहीं है, ये बात जब बॉम्बे प्रांत थे तब से शुरू है। यानी 7 दशक बीत चुके हैं, 6 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, 6 दशक बीत चुके हैं। और 6 दशक बीत जाने के बाद भी 6 दशक बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा आज भी पिछड़ेपन का शिकार है,
गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ आदि भी पिछड़ेपन का शिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपालों को जो वहाँ शक्तियाँ दी गई पृथक डेवलपमेंट बोर्ड बनाने और उसके आधार पर कार्य करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था या अन्य सारी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं के हिसाब से संसाधनों का अनुकूलतम प्रबंध राज्यपालों के द्वारा नहीं किया गया, राज्य की सरकारों के द्वारा नहीं किया गया, और आर्टिकल 371 के अंतर्गत डेवलपमेंट की जो अपेक्षा इन राज्यों में की गई वह फलीभूत नहीं हुई। महाराष्ट्र और गुजरात इसके अच्छे उदाहरण हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर वहां भी पैसा बर्बाद हुआ है, क्योंकि बजट तो जाता ही है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इसके लिए सालाना रिपोर्ट तैयार करके राज्यपाल को विधानसभा में रखनी पड़ती है। तो राज्य सरकार बजट अलग से देती है, पैसा खर्च होता है, सब मंत्रियों और अधिकारियों के बीच ज़्यादातर पैसा बंदरबांट हो जाता है, कमीशन खोरी हो जाती है, और उस कमीशन खोरी के कारण पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता। तो आर्टिकल 371 के जो डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है वहाँ पर भी ज़्यादा लाभ नहीं मिला। हाँ, कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणाम आए हैं, जैसे मिजोरम ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम ने अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहां राज्यपालों को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए अलग राइट्स दिए गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में दिए गए हैं, नागालैंड में दिए गए हैं, मिजोरम में दिए गए हैं, तो जरूरत पड़ने पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राज्यपालों ने इन शक्तियों का प्रयोग किया है, और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ये शक्तियां कारगर साबित हुई हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में कारगर साबित हुई, शांति बनाए रखने के क्षेत्र में बेहतर साबित हुई। तीसरी बात, इन जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रावधान लागू किए गए, जैसे नागालैंड में नगा जनजातियों के हितों के लिए, मिजोरम में मिजो जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए इन प्रावधानों की रचना की गई है। तो जहां जनजातीय हितों के संरक्षण के लिए इन प्रावधानों की रचना की गई, आर्टिकल 371 के प्रावधानों ने जनजातियों की संस्कृतियों को, जनजातियों के हितों को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आर्टिकल 371 के जो प्रभाव हैं वो मिले जुले प्रभाव हैं। जहाँ तक बात इकोनॉमिक फैक्टर की है, डेवलपमेंट वाले फैक्टर की है, कुछ राज्यों में तो उन राज्यों के विशेष संदर्भ में करप्शन आदि के कारण, जवाबदेही के अभाव के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो इसकी अपेक्षा थी। लेकिन इसके अलावा जिन उद्देश्यों के लिए, जिस लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, जिस पॉलिटिकल पर्पस के लिए, जिस सोशियो कल्चरल पर्पस के लिए, जिस लीगल लॉ एंड ऑर्डर के पर्पस के लिए आर्टिकल 371 इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 371 में राज्यों के लिए प्रावधान लिखे गए, वे सफल रहे हैं, वे कारगर साबित हुए। तो आर्टिकल 371 का जो इम्पैक्ट है, हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 371 का इम्पैक्ट मिला जुला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आर्टिकल 371 के अंतर्गत अन्य राज्यों को शामिल किया जाना चाहिए? तो अब इसके लिए हम लोग अंतिम प्रश्न पर आते हैं, जम्मू कश्मीर पर आते हैं कि जम्मू कश्मीर ने यह डिमांड की है कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत शामिल कर दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 371 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड था। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर का अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भेदभाव वाली व्यवस्था लागू थी, और उस भेदभाव वाली व्यवस्था के कारण जम्मू कश्मीर अपने आप का विकास नहीं कर पा रहा था, बल्कि विकास को और नष्ट कर रहा था। तो उसके पीछे मेरे पास बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 पढ़ना हमारा पर्पज़ नहीं यहाँ पर, वो एक लंबा डिस्कशन है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ ही भेदभाव करने का आधार सरकार को दे देता था, और सरकारों ने खूब किया। इसलिए आर्टिकल 371 को समाप्त करना बेहद आवश्यक था, अत्यंत आवश्यक था। तो ये कदम अच्छा था कि आर्टिकल 371 को समाप्त किया गया। और अब आर्टिकल 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर भी भारत के संविधान के अनुसार शासित हो रहा है। सभी राज्यों जैसे प्रावधान अब जम्मू कश्मीर में भी भविष्य में लागू हो सकेंगे, और जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा 370 में दिया गया था वो खत्म हो गया, और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो ये पॉलिटिकली दिया गया था ये भी 2015 से खत्म हो गया।
तो अब जम्मू कश्मीर के बाद कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर के राजनेता, चूंकि उनको स्पेशल स्टेटस में जीने की आदत थी, करप्शन की आदत थी, भ्रष्टाचार के कमाए गए पैसे से विदेशों में खाते हैं, भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे से एकड़ों भूमि में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, ये आदत तो छूटेगी नहीं। तो डिमांड अब भी जारी है कि स्पेशल स्टेटस मिले, क्योंकि स्पेशल स्टेटस से पैसा आएगा। लेकिन अब सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेटस जिंदा नहीं होगा। जो लोग ये कल्पना कर रहे हैं वो केवल और केवल कल्पना है, ख्वाब है, ये जिंदा होने वाला नहीं है। तो अब जम्मू कश्मीर के नेताओं को लगा कि ना तो 370 वापस आना है, ना तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वापस आना है, तो चलो भागते भूत की लगोटी ही सही 371 के अंतर्गत मांग कर बैठते हैं। तो उन्होंने 371 के अंतर्गत डिमांड कर ली कि 371 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिया जाना चाहिए? उत्तर है नहीं, उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र है। जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 2019, इस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में सृजित किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र के रूप में बनाया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संघ सरकार करती है, राज्य जैसा स्वतंत्र प्रशासन नहीं होता। इसलिए अलग से दर्जा पाने की जरूरत नहीं है, अलग से दर्जा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संघ के नियंत्रण में है। संघ जो उपयुक्त कदम समझेगा वो स्वयं उठाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर आज यूनियन टेरिटरी है, इसलिए आर्टिकल 371 के जो प्रावधान हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई नहीं होते, क्योंकि ये स्टेट्स के लिए दिए जाने वाले स्पेशल स्टेटस हैं। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, और अगर यूनियन टेरिटरी को दे दिया गया स्पेशल स्टेटस तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। तो पहली बात तो कि नहीं दिया जा सकता। अब दूसरा सवाल फिर उत्पन्न होता है, क्या जम्मू कश्मीर जब राज्य बन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस विड्रा कर लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ऐसा यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो स्टेटहुड दिया जाएगा, राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। तो अब जब राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा तो क्या उस समय आर्टिकल 371 जरूरी होगा? अब ये तो उस समय की बात होगी, देखा जाएगा कि आर्टिकल 371 की जरूरत होगी या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल यदि निष्कर्ष निकालना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 371 की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 371 में शामिल करने के लिए कोई ना कोई लैंडमार्क इशू होना चाहिए, कोई न कोई एक बड़ा विवाद होना चाहिए, बड़ी समस्या होनी चाहिए, गंभीर समस्या होनी चाहिए, जिसका लोकल सॉल्यूशन होना जरूरी हो। जम्मू कश्मीर के पास ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसका लोकल सॉल्यूशन करने के लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की जरूरत संविधान के भाग 6 के अलावा दी जाए, संविधान के भाग 6 के अतिरिक्त दी जाए। ऐसी स्थानीय कोई समस्या नजर नहीं आती। जम्मू कश्मीर की सारी समस्या सिर्फ एक है, और वह है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को धर्म के आधार पर प्रमोशन, जो स्थानीय अलगाववादियों ने, स्थानीय राजनेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान करना है तो अलगाववादियों को उठाकर अंडमान निकोबार में बंद कर दीजिए, वहाँ के राजनेताओं को उठा के अंडमान निकोबार में बंद कर दीजिए। ये बड़ा अनौपचारिक सा स्टेटमेंट है, ये औपचारिक नहीं है, ये मैं औपचारिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यही है और यही एकमात्र अंतिम समाधान है, जो वास्तव में पॉसिबल भी नहीं है,
लेकिन यही अंतिम समाधान है, क्योंकि सारी समस्या की जड़ केवल यही दो लोग हैं जम्मू कश्मीर की। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, वो इन्हीं राजनेताओं और अलगाववादियों की पनाह पा करके वहां जीते हैं। इसलिए अगर इन पर नियंत्रण हो गया, इन पर कठोर नियंत्रण हो गया, तो वहां इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ जाएगी। आप इस बात को मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं। आप उस समय आतंकी घटनाओं का अनुमान लगाइए जब सारे नेता नजरबंद थे, और उसके बाद हुए आतंकी घटनाओं का अनुमान लगाइए, निष्कर्ष निकालिए जब नेताओं को रिहा कर दिया गया है। आप देखेंगे आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अब क्या लिंक है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की जांच का विषय, उनको जांचना चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता रहा है, इस बात के साक्ष्य रहे हैं, इस बात को प्रमाणित किया जाता रहा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हो और उन पर कठोरता से अंकुश लगाया जाए। लोकतंत्र है, बड़ा मुश्किल है कठोरता से अंकुश लगा पाना, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी में बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के, बिना प्रभावी प्रमाण के कार्यवाही करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे प्रमाण ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। और फिलहाल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण भी बड़े अलहदा होते हैं कभी कभी मैटर पर। जिन युवाओं ने इस देश में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले विचारों को प्रोत्साहित किया, जिन युवाओं ने देश में अखंडता को दूषित करने का भी कार्य किया, उनको भी जमानत सरकार पर नकारात्मक टिप्पणी करके दे दी जाती है। तो जब न्यायालय भी इस तरीके से दृष्टिकोण अपनाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ ही जाएगा। मैं यहाँ पर प्लेटो का एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। प्लेटो ने कहा कि एथेंस में लोकतंत्र था, और एथेंस का लोकतंत्र इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि लोकतंत्र ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग करने लगा। ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता लोकतंत्र को बर्बाद कर देती है, लोकतंत्र को नष्ट कर देती है। एथेंस इसीलिए नष्ट हुआ। हमें सोचना होगा कि कहीं हम एथेंस के पैटर्न पर तो नहीं बढ़ रहे हैं, एथेंस की दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, जैसा प्लेटो ने कहा था। तो इसलिए जो आज़ादी है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे मर्यादित करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक मर्यादा में होनी चाहिए, और मर्यादा वह है जिससे हमारे समाज की गरिमा, हमारे समाज की नैतिकता, हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। यही मर्यादा है। न्यायालय कह देता है नारे लगा लेने मात्र से अखंडता थोड़ी ही खत्म हो जाती है। अरे भाई, तोड़ने के लिए पहले नारे ही तो लगाओगे, पहले दिमाग में विचार उपजेगा हत्या करने का, तब तो हत्या करोगे। कि पहले हत्या कर दोगे फिर विचार उपजाओगे। लेकिन अजीबोगरीब व्याख्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। मेरा मानना है गलत दिशा में जा रही है, चिंतन करना पड़ेगा, वरना प्लेटो को याद रखना पड़ेगा कि प्लेटो ने कहा था कि अभिव्यक्ति की जरूरत से ज्यादा आज़ादी लोकतंत्र को नष्ट कर देती है। तो फिलहाल हम लोग स्पेशल स्टेटस की जहाँ तक चर्चा कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं। जो स्टेटस है यूनियन टेरिटरी का, वो जम्मू कश्मीर की समस्याओं के लिए पर्याप्त है। तो ये संपूर्ण चर्चा थी जो हम लोगों ने आज के टॉपिक के लिए की है, और उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो।